नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी, मेरा दोष क्या था जो कुदरत ने मेरे साथ इतना क्रूर मजाक किया? नंदिता अपनी माँ से रो रो कर पूछ रही थी। उसके रुदन से माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वे क्या जवाब दें? बेटी का दुख इस कदर हावी हो रहा था कि जैसे उनके खुद के प्राण ना निकल जाएं। बूढ़ी हड्डियाँ कितना सहन करेंगी? पिता का भी वही हाल था। भाई बहन सभी की आंखें गीली थीं। सभी उसे धैर्य बंधा रहे थे, मगर वह थी कि रोना बंद करने का नाम नहीं ले रही थी। नंदिता की ये दूसरी शादी थी। पहले से उसे एक लड़की मीना थी जो 5 साल की रही होगी जब उसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए। नंदिता के लिए इस हादसे को सह पाना आसान न था। मात्र 30 साल की होगी नंदिता जब उसे वैधव्य का असहनीय दुख झेलना पड़ा। गोरी चिट्टी तीखे नैननक्श वाली नंदिता में चित्ताकर्षण के सारे गुण थे। खूबसूरत इतनी थी कि जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। उसका पहला पति अक्षय एक निजी कंपनी में उच्चाधिकारी था। कार, फ्लैट, आधुनिक सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद था। अक्षय उससे बेहद प्यार करता था। वह अपने छोटे से परिवार में खुश थी कि एक दिन उसके एक्सीडेंट की खबर ने नंदिता की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। अक्षय की लाश के पास बैठकर वह बार बार उससे उठने को कहती। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सबकी आंखें नम थीं। किसी तरह लोगों ने नंदिता को संभाला। वक्त हर जख्म को भर देता है। ऐसा ही हुआ। नंदिता ने एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली। वह धीरे धीरे अतीत के हादसों से उबरने लगी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, मगर उसके माँ बाप को चैन नहीं था। वे उसकी पहाड़ जैसी जिंदगी को लेकर चिंताकुल थे। वे चाहते थे कि नंदिता की दूसरी शादी हो जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में आया सूनापन भर जाए। कब तक अकेली रहेगी? क्या अकेली ज़िंदगी काटना एक स्त्री के लिए आसान होगा? माना कि वह अपने पैरों पर खड़ी है, फिर भी जब काम से घर आती तो अपने आप में खोई रहती। न किसी से ज़्यादा बोलना, न किसी से जिरह करना। यकीनन अकेलापन उसे अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए था। भले ही जाहिर न करे, पर क्या माँ बाप की अनुभवी नज़रों से छिप सकता है? वे बेटी की दुर्दशा देखकर गहरी वेदना से भर जाते। ये सब देखकर एक दिन पिता ने नंदीसार से कहा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। यह अप्रत्याशित था नंदिता के लिए, फिर भी इसका जवाब देना था। अतः वह बोली, मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उसे आप लोगों पर छोड़कर ब्याह रचाऊं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। अगर लड़का तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए, तब क्या स्वीकार करोगी? ऐसा कैसे हो सकता है जो किसी और से पैदा बेटी को अपनी बेटी माने? सब एक जैसे नहीं होता। एक ऐसा ही रिश्ता आया है, लड़के को कोई एतराज़ नहीं है। वह सरकारी नौकरी में है। पहली पत्नी से 2 संतानें हैं, एक 15 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी है। पिता बोले, उनके पालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पालना क्या है? दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं, सिर्फ साथ की बात है जिसकी तुम दोनों को ज़रूरत है। पिता के कथन पर नंदिता ने सोचने के लिए समय मांगा। उसने हर तरीके से सोचा, फिर इस फैसले पर पहुंची कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इससे जहां उसके माँ बाप की चिंता कम होगी, वहीं उसे भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? भैया भाभी का क्या भरोसा? कल वे बदल गए तो क्या बेटी को लेकर जीना आसान होगा? नंदिता की रजामंदी के बाद एक दिन उसके ऑफिस में उसका भावी पति विश्वजीत उसे देखने आया। सांवला रंग, सामान्य कदकाठी, सिर पर नाम मात्र बाल, नैन नक्श ऐसे मानो 19वीं सदी के हों। नंदिता को वह जमा नहीं। उसका पहला पति बेहद स्मार्ट था, एमबीए किया। वहीं विश्वजीत देखने से ही सरकारी विभाग का बाबू लग रहा था। न ढंग से कपड़े पहने थे, ना ही बातचीत में स्मार्टनेस की झलक थी। उसका मन उदास हो गया। विधवा न होती तो आज भी उसके लिए कुंवारों की कमी न थी। आपका नाम नंदिता है? विश्वजीत ने पूछा। जी, नंदिता मुस्कुराई। मेरा नाम विश्वजीत है। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? नंदिता के सामने दूसरा कोई चारा न था। उसे लगा रंगरूप अपनी जगह है, मगर ज़िंदगी जीने के लिए एक पारिवारिक व्यक्ति होना बेहद ज़रूरी है, साथ में उसका आर्थिक भविष्य भी सुनिश्चित हो।
यही सब सोचकर उसने उसके रंग रूप को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, क्या उसे आप पिता का नाम देंगे? नंदिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। क्यों नहीं? जब आप मेरे बेटे बेटी को माँ का प्यार देंगी तो मैं भला क्यों पिता के फर्ज से विमुख होऊंगा? आपकी बेटी मेरी बेटी होगी, भरोसा रखिए, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहूँगी कि आप अपने और मेरे में कोई भेद नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा, विश्वजीत मुस्कुराया। नंदिता को विश्वजीत के कथन में सत्यता नजर आई, सो शादी के लिए हाँ कर दी। शादी संपन्न हो गई। नंदिता ने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे उसने खुद को नए माहौल के अनुरूप ढाल लिया। विश्वजीत के लिए वह किसी हूर से कम नहीं थी। करीबियों को छोड़िए, उसके दूर दूर के रिश्ते में नंदिता जैसी कोई खूबसूरत महिला नहीं थी। इसी के बल पर वह विश्वजीत के दिल पर राज करने लगी। विश्वजीत की हालत यह थी कि जब उसे नंदिता धकेलती तब कहीं ऑफिस जाता, वरना उसी के मोहपाश में बंद समय काटना उसे अच्छा लगता। ऑफिस जाता तो भी नंदिता को 10 बार फ़ोन लगाकर अपना हाल दिन बयां करता रहता। 2 साल गुजर गए। इस बीच वह एक लड़के की माँ भी बन गई। बच्चा दोनों की सहमति से पैदा हुआ। नंदिता के लिए यह अच्छी खबर थी। एक लड़की तो थी ही, अब वह एक लड़के की भी माँ बन गई। बच्चे की माँ बनते ही नंदिता का पूरा ध्यान उसी पर लग गया। लड़का पूरी तरह अपनी माँ पर गया था। एकदम गोरा था, कहीं से नहीं लगता था कि वह विश्वजीत का बेटा है। ऐसा बेटा पाकर विश्वजीत निहाल था। यूँ बेटे का नाम सुबोध रखा। एक दिन विश्वजीत की बड़ी बहन सुमन हालचाल लेने के लिए आई। जब तक विश्वजीत की दूसरी शादी नहीं हो गई थी तब तक घर की देखभाल वही करती थी। जब शादी हो गई तो आना जाना कम कर दिया। उसका अपना भी परिवार था। विश्वजीत का हाल लेने के बाद वह विश्वजीत की पहली पत्नी से पैदा बेटे अंकित और बेटी अनुराधा के कमरे में आई। विश्वजीत नंदिता के साथ नीचे रहता था तो उसकी दोनों संतानें दूसरी मंजिल पर। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कमरे में घुसते ही विश्वजीत की बहन ने पूछा। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर बुआ की तरफ मुखातिब हो गए। ठीक चल रही है, अंकित बोला। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी क्यों है? सब ठीक तो है? सुमन ने भाप लिया। उसने फिर पूछा, नई माँ कैसी हैं? अंकित समझदार था, इसलिए कुछ नहीं बोला। वहीं अनुराधा बोल पड़ी। पापा ऊपर बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर नीचे नई माँ और बच्चे के साथ रहते हैं। पहले रोज़ हमारे लिए बाजार से कुछ न कुछ लाते थे, अब सिवा डांटने के उन्हें कुछ नहीं सूझता। सुनकर सुमन को दुख हुआ। उसे अपने ही बच्चे पराये लगने लगे। ऐसा होना स्वाभाविक था, मगर इस कदर अपने बच्चों से बेखबर हो जाएगा, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। सुमन को विश्वजीत का दोबारा बाप बनना नागवार गुजरा। जब पहले से ही 2 संतानें थीं, नंदिता के जोड़े तो 3, उस पर एक और बेटा लाना कहाँ की समझदारी थी। सुमन को विश्वजीत मूर्ख लगा, जो अपनी बीवी के रंग रूप में ऐसा डूबा कि सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाया। उसने पहले से ही इसके इस फैसले से खिन्न थी। विश्वजीत, आजकल तुम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वे बेचारे खुद को अपेक्षित महसूस करते हैं। अपने बच्चे? ये क्या कह रही दीदी? क्या नंदिता के बच्चे मेरे अपने बच्चे नहीं हैं? मैंने यह कब कहा, मगर तुम्हें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे बिन माँ के हैं। विश्वजीत को सुमन की बात बुरी लगी। सुमन आगे बोली, सुना है तुमने अनुराधा का नाम पहले वाले स्कूल से कटवाकर उसे एक छोटे से स्कूल में डलवा दिया है। दूसरे कमरे में अपने नवजात को दूध पिलाते हुए नंदिता सारी बातें सुन रही थी। एक बार सोचा इसका प्रतिकार करे, मगर भाई बहन का आपसी मामला समझकर चुप रही। स्कूल इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। अंकिता का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ऐसे में बिना वजह महंगे स्कूल में डालने का क्या औचित्य है? इसलिए सस्ते स्कूल में डलवा दिया। सुमन के स्वर में व्यंग्य का पुट था। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो वह कमज़ोर नहीं होती। तुम्हारा सारा ध्यान नंदिता के इर्द गिर्द रहता है। सुमन का कथन विश्वजीत को शूल की तरह चुभ गया, अतः गुस्से में बोला, दीदी बेहतर होगा तुम इस पचड़े में ना पड़ो। नंदिता मेरी पत्नी है, मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? बीवी का ख्याल है, अपने खून का नहीं। सुमन तलख स्वर में बोली, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। अंकित और अनुराधा को नहीं पाल सकते तो मेरे यहाँ छोड़ देना, मैं देख लूँगी। कहकर सुमन चली गई। विश्वजीत खून का घूंट पीकर रह गया। उसका मन किया कि सुमन को खूब खरी खोटी सुनाए, मगर हिम्मत नहीं हुई।
उस दिन पति पत्नी में दोनों को इस बात को लेकर खूब कहासुनी हुई। नंदिता कहने लगी, मैंने सपने में भी ना सोचा था कि तुम्हारे बच्चे इस हद तक जा सकते हैं। क्या ज़रूरत थी सुमन दीदी के कान भरने की? क्या नहीं उन्हें यहाँ मिल रहा है? लगाई बुझाई करना कोई इनसे सीखे। और फिर वे मुंह फुलाकर बैठ गई। विश्वजीत को काफ़ी देर उसे मनाना पड़ा, तब जाकर मानी। उधर सुमन का मन विश्वजीत के रवैये से खिन्न था। नंदिता का रंगरूप इस कदर हावी हो गया कि अपना खून ही बेगाना लगने लगा। नंदिता की बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े लाना, बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना, बाजार मॉल घुमाना, उसकी उल्टी सीधी हर मांग पूरी करना, प्यार दुलार मनुहार सब नंदिता के ही परिवार तक सिमट गया। विश्वजीत के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से उसकी सभी बहनें उससे कटने लगीं, मगर विश्वजीत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए नंदिता ही सब कुछ थी। नंदिता ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। विश्वजीत के मकान पर नंदिता का नाम चढ़ गया। ऑफिस में पत्नी की जगह नंदिता का नाम हो गया। ये सब नंदिता ने खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किया। अंकित से कुछ भी छिपा न था। राखी के दिन जब वह सुमन के घर आया तो सारी बातों का खुलासा कर दिया। सारी बात जानने के बाद वह बोली, नंदिता ने अच्छा नहीं किया। आते ही तुम्हारी माँ के सारे गहने ले लिए। अब धीरे धीरे हर चीज़ पर कब्जा करती जा रही है। माँ का जिक्र आते अंकित की आंखें भर आईं। भरे कंठ से बोला, माँ होती तो ये सब ना होता। सब समय का खेल है। कल विश्वजीत के लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ थी। बदलाव आता है, मगर विश्वजीत इतना बदल जाएगा मुझे सपने में भी भान नहीं था। खैर छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? जल्दी से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी, मुझे अनुराधा की फ़िक्र होती है। सोचता हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं कमाने लायक हो जाऊँ ताकि उसकी अच्छी शादी कर सकूँ। अंकित की बातों से लगा सचमुच वह समझदार हो गया है। सुमन का मन भर आया। अंकित ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उसमें सफल हो गया। उसके नौकरी पा जाने पर नंदिता ज़्यादा खुश नहीं थी। उसकी नज़र में अंकित औसत बुद्धि का लड़का था। वहीं विश्वजीत खुश था। नंदिता को लगा विश्वजीत का झुकाव कहीं अंकित की तरफ ना हो जाए, इसलिए तंज कसने से बाज नहीं आती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन मनहूस खबर आई कि विश्वजीत को फूड पॉइजनिंग हो गया है। वह रास्ते में ही चल बसा। अंकित फैज़ाबाद में पोस्टेड था। भागा भागा आया। पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच अनाथ हो गया। पिता के सारे क्रियाक्रम करने के बाद वह वापस जाने लगा तो नंदिता के पास आया। बोला, मम्मी आप यह मत समझिएगा कि आप अकेली हो गई। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मोना की शादी मेरे हिस्से की जिम्मेदारी है। जैसे अनुराधा वैसी मोना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अचानक नंदिता फफक फफक कर रो पड़ी। वहाँ बैठे सबके सब अचंभित। अंकित पास बैठी सुमन से बोला, बुआ माँ को देखिए क्या हो गया। एक बार की सुमन को लगा क्यों वह उससे सहानुभूति जताने जाए। जैसा किया वैसा भुगते। बुआ की दुविधा अंकित ने भांप ली। उसे अच्छा नहीं लगा। जो भी हो वह उसकी माँ है। क्या उन्हें मझदार में छोड़कर यूँ चले जाना उचित होगा? उन्हें दोबारा वैधव्य की पीड़ा झेलनी पड़ी। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कुदरत का एक स्त्री के लिए? मुझे क्षमा कर दें, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था जिसके साथ भेदभाव कर रही हूँ वह मेरे बेटे से भी बढ़कर होगा। नंदिता का इतना बार कहना था कि सबके मन के भाव एकाएक बदल गए। सुमन को अब भी नंदिता के व्यवहार में आए परिवर्तन पर भरोसा नहीं था। उसे यही लग रहा था कि उसने वक्त की नज़ाकत समझकर अपना पैंतरा बदल लिया है। फिर एकांत में ले जाकर अंकित को समझाने का प्रयास किया। नहीं बुआ जी, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। उन्होंने चाहे जैसा भी व्यवहार मेरे साथ किया हो, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। सुमन को अंकित का कद उससे भी बड़ा नजर आने लगा। वह इंसान नहीं, साक्षात फरिश्ता लगा उसे। वह भाव विभोर हो उठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।